15 अगस्त 1947 रेडियो पर एक आवाज गूंजती है। आज भारत ने सिर्फ आजादी नहीं इंसाफ चुना है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के लिए एक आदमी खड़ा है जिसके बदन पे काला कोट, आंखों पे मोटा चश्मा और हाथों में कुछ कागज के टुकड़े हैं और आंखों में एक ऐसी चमक जो सदियों की गुलामी को मिटा दे। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन, क्योंकि ये आदमी जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये है भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया से 3 PhD की, 160 से ज्यादा का IQ, इकोनॉमिस्ट, लॉयर, सोशल रिफॉर्मर, सब एक साथ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में स्कूल के बाहर बिठाया गया, जिसे पीने का पानी छूने तक नहीं दिया गया, आज वो 30 करोड़ लोगों की किस्मत लिखने जा रहा है। एक ऐसा दलित लीडर जिसने जीवन भर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, अब इस देश का सबसे पावरफुल आदमी है। लेकिन एक सवाल है, अगर सच में बाबा साहब इंडिया के पहले PM बनते तो क्या मोदी जी अपनी हर स्पीच में नेहरू की जगह अंबेडकर को ब्लेम करते? क्योंकि देश की हर पॉलिसी के पीछे नेहरू का सोशलिज्म नहीं, अंबेडकर का लॉजिक होता। सोचिए 1946-47 का वो दौर जब इंडिया पार्टीशन की आग में जल रहा था, चारों तरफ केवल दंगे और भुखमरी का माहौल था। उस वक्त कांग्रेस के पास 2 रास्ते थे, एक जवाहरलाल नेहरू जो लोगों के बीच पॉपुलर थे, जिन्हें भीड़ पसंद करती थी, दूसरे डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्हें शायद मास सपोर्ट कम था लेकिन गवर्नेंस और लॉ की समझ उनसे कहीं ज्यादा थी। अगर गांधी जी एक बड़ा फैसला लेते और कांग्रेस को मना लेते कि देश को चलाने के लिए लोकप्रियता नहीं बल्कि क्षमता चाहिए, और अम्बेडकर से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि उनकी हर बात में डाटा, लॉजिक और गहराई होती थी। जब वो बोलते थे तो ब्रिटिशर भी सुनते थे। अपनी क्षमता की वजह से वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। वो ट्रस्टेड थे, रिस्पेक्टेड थे। बस उनके और PM की कुर्सी के बीच एक ही दीवार थी, पॉपुलैरिटी। हाँ, ये व्हाट इफ है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनकी जीनियस रियल थी। अगर वो PM बनते तो इंडिया की शुरुआत किसी भाषण से नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट से होती। लेकिन एक कड़वा सच भी है, आज बहुत लोग जय भीम के नारे केवल इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी किताबें और आइडियोलॉजी नहीं जानते। आपको शायद ये नहीं पता कि वो हीरो वर्शिप के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी नेता को भगवान बना लेना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने शिक्षित होने को कहा था, अंधभक्त होने को नहीं। आज जो आपने उन्हें केवल एक जाति या सिंबल बना दिया है, ये उनके उस विजन का अपमान है जिसे आज आपने केवल एक मूर्ति में कैद कर दिया। अक्सर हम अंबेडकर को सिर्फ दलितों का मसीहा या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तरह देखते हैं, जबकि वो सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं बल्कि साउथ एशिया के पहले डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स थे। जहां नेहरू जी का मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी और हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस था, वहीं अंबेडकर का विजन था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। अंबेडकर चाहते थे इंश्योरेंस और हैवी मशीनरी जैसे बड़े बिजनेस सरकार के पास हो, ताकि पूरा प्रॉफिट केवल कुछ अमीरों की तिजोरी के बजाय सीधा गरीबों की भलाई में जाए। कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट करके वो खेत मजदूरों को जमीन का मालिक बनाते, ताकि छोटे किसान को कर्ज में दबकर अपनी जान ना देनी पड़े। वो खेतों में मजदूर नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेक होल्डर होते। आज आप जो 8 घंटे की शिफ्ट करते हो और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से लेके मिनिमम वेजेस और मैटरनिटी लीव्स जो मिलती है, ये सब अंबेडकर की देन थी। PM के तौर पर वो इंडिया को चाइना से 20 साल पहले ही एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना देते। वो 3.5% वाली GDP ग्रोथ शायद इंडस्ट्रियल और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से डबल होती। PM बनते ही उनका पहला एजेंडा होता सोशल इंजीनियरिंग, मतलब समाज को साइंटिफिकली रिबिल्ड करना। 1951 में जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में अटक गया था तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अगर वो खुद PM होते तो वो बिल बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के पास होता, जिसका मतलब औरतों को प्रॉपर्टी में बराबरी का हक 1950 में ही मिल जाता, डाइवोर्स लीगल होता, विधवाओं को समाज में इज्जत मिलती और दहेज प्रथा पर सख्त एक्शन होता, अनटचेबिलिटी और टेंपल बैन जैसी प्रथाओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता, पुलिस दलितों को डराने की बजाय प्रोटेक्ट करती। हाँ, शायद शॉर्ट टर्म में माहौल खराब होता, कुछ ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने सोच वाले और रिलीजियस ग्रुप सड़कों पर उतर आते, दंगे हो सकते थे, टेंशन बढ़ सकती थी, लेकिन महाड़ सत्याग्रह वाली आयरन विल से वो सब हैंडल कर लेते। अंबेडकर जी एजुकेशन को एक लग्जरी नहीं बल्कि फंडामेंटल वेपन मानते थे। 1950 में ही इंडिया का एजुकेशनल बजट हमारे डिफेंस बजट को टक्कर देता, क्योंकि अंबेडकर जी का विजन हर गांव में क्वालिटी स्कूल और हर शहर में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन सिर्फ फ्री ही नहीं कंपलसरी होती, और क्वालिटी वही जो शहर के बड़े स्कूलों की होती। IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूशन का विजन और ज्यादा इंक्लूसिव होता। वो स्कॉलरशिप सिस्टम पर इन्वेस्ट करते ताकि एक गरीब बच्चा भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने का सपना देख सके। शायद लिटरेसी रेट आज 100% होता और रोहित वेमुला जैसी ट्रेजेडीज कभी नहीं होती, और जेंडर पैरिटी में हम शायद यूरोप के बराबर होते, जहां नेहरू जी आइडियलिज्म और नॉन अलाइनमेंट के लिए जाने जाते थे। वहीं अंबेडकर जी का मानना था कि एक नए आजाद देश को न्यूट्रलिटी की नहीं बल्कि मजबूत दोस्तों की जरूरत होती है। अंबेडकर जी ने आर्टिकल
आर्टिकल 370 का विरोध ये कहते हुए किया था कि भारत के साथ ये एक धोखा है। अगर वो पीएम होते तो आर्टिकल 370 कभी आता ही नहीं और कश्मीर का इंटीग्रेशन 1948 में ही पूरा हो चुका होता। इतना ही नहीं, नेहरू जी जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, अंबेडकर जी का स्टैंड तब भी बहुत क्लियर था कि चाइना पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो पीएम होते तो 1962 की वॉर शायद होती ही नहीं, क्योंकि इंडिया की डिफेंस प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। अंबेडकर जी ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में एक ऐसी बात कही थी जो आज भी शायद बहुत लोगों को पता ना हो। वो कहते थे जिस भूखंड का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ हो वहां तुम सेक्युलर कैसे हो सकते हो। उनका मानना था कि अगर बंटवारा हो ही रहा है तो कंप्लीट पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब मुस्लिम्स वहां, हिंदू और सिख यहाँ, ताकि भविष्य में दंगे ना हो। उनका अप्रोच इमोशनल नहीं लॉजिकल था। अंबेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के सबसे बड़े सपोर्टर थे। अगर वो पीएम बनते तो देश में एक ही कानून होता, चाहे धर्म और जाति कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होता। और 1985 के शाहबानो केस जैसी कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं, क्योंकि रिलीजन को प्राइवेट मैटर रखा जाता। एक बात और, उनका मानना था कि डेमोक्रेसी का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने सबसे बड़े विरोधी को पूरी इज्जत के साथ सुनते हो। अगर वो पीएम होते तो अपोजिशन को खतरा नहीं बल्कि देश के लिए जरूरत माना जाता। शायद वो अपोजिशन के नेताओं को अपनी कैबिनेट में जगह देते, सिर्फ देश की प्रगति के लिए। मतलब एक ऐसी सरकार जहां कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ इसलिए नहीं चुने जाते कि वो पॉपुलर है या लॉयल है, बल्कि इसलिए चुने जाते क्योंकि वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जाहिर है अंबेडकर के साथ चमचे नहीं बल्कि स्कॉलर देश चलाते। उनकी गवर्नेंस में मीडिया प्रोपेगेंडा का टूल नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग का हिस्सा होती। उनका मानना था कि मीडिया की आजादी ही सरकार को उसकी गलतियां दिखा सकती है। अगर वो पीएम होते तो देश में सुपरस्टिशन कम और लॉजिक ज्यादा होता। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।